हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल। एक नई शाम में एक और नई टॉपिक के साथ, एक नए शिक्षण बिंदु से संबंधित बिंदु के साथ प्रायोजना विधि लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपके बीच में एक चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये चैनल आपका अपना चैनल है, तो इसे सब्सक्राइब करके आप अपनी कर्तव्यनिष्ठा दिखाएं। और बस मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को आगे बढ़ाना है अपन को। और इसी के साथ अपन आज की टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। आप आज का टॉपिक है अपने सामने प्रायोजना विधि, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने परीक्षा में। इस रीट या फिर सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है, जिसके अंतर्गत इस जो टॉपिक है उससे संबंधित अपने एग्ज़ाम में हर हर साल अपने सामने एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये आपके सामने एक स्टार एकदम महत्वपूर्ण आपके सामने यह विधि है। तो आप इसे याद करके ही जाएं, इसे जो छोड़े ही मत कि आप इसे लिव करके दूसरे मेथड को पढ़ें। तो इससे तो पढ़ के ही जाएं आप, इससे संबंधी एक क्वेश्चन आता ही है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। प्रायोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। यानी ये प्रोजेक्ट मेथड, सबसे पहले इस जो प्रायोजना शब्द दिया था, प्रायोजना शब्द, प्रोजेक्ट शब्द जो दिया था, वह कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड्स ने 1908 में इसका शब्द को दिया था। ठीक है, यह पहला फैक्ट है। ये फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे फैक्ट्स जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को आगे बढ़ाएं। बस मैं यही कहना चाह रहा था। अब दूसरा जो फैक्ट्स है, प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में आने से पहले व्यवसाय क्षेत्र में अभियंताओं और सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा प्रयोग में लाया गया था। यानी ये जो प्रोजेक्ट शब्द था वो पहले शिक्षा में नहीं आया था, शिक्षण की इस प्रोसेस में नहीं आया था। इसका उपयोग यानी बड़ी बड़ी गणनाएं करने में, जैसे प्रोजेक्ट लाते थे जिसके आधार पर वे इनकी गणनाएं करते थे, मूल्यांकन करते थे कि इनसे अपन को क्या लाभ है, हानि है, इनके भविष्य में क्या उपयोग हो सकते हैं, ये सब इस पे देखते थे। प्रोजेक्ट यानी कि किसी एक विशिष्ट यानी एक परिस्थिति में उस पर समूह बैठता है और क्या होता है, उससे समूह कार्य करता है और इस चीज़ से क्या निकालते हैं, इनका यानी अपने सामने वैज्ञानिक तथ्य लाकर उस चीज़ को संपन्नता करते हैं। प्रोजेक्ट की परिभाषा में अपन इस चीज़ को पढ़ेंगे आगे। प्रोजेक्ट विधि का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो प्रोजेक्ट सर्वप्रथम जॉन डीवी द्वारा प्रस्तुत किया था। विचार दिया था वो जॉन डीवी के द्वारा। सर्वप्रथम शब्द जो दिया था प्रोफेसर रिचर्ड्स के द्वारा दिया गया था। और प्रायोजना विधि का औपचारिक रूप से प्रतिपादन और प्रस्तुतकर्ता जो होते वो जॉन डीवी ही थे। ठीक है, जॉन डीवी के शिष्य जो थे किलपैट्रिक थे। अगर इन प्रतिपादन की बात करें या औपचारिक रूप से प्रतिपादन की बात करें तो विलियम किलपैट्रिक ही थे, ये माने आप। अब अपन आगे बढ़ेंगे। प्रायोजना विधि दर्शन की प्रायोजना, जो यानी ये प्रायोजना विधि है वो दर्शन की प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित है। परिभाषा की बात करेंगे आप अपन, परिभाषा में देख लीजिए। तो किलपैट्रिक के अनुसार प्रायोजना एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिससे एक निश्चित सामाजिक वातावरण की परिस्थिति में सहृदयता के साथ उस क्रिया को संपन्न किया जाता है। प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एक समूह में क्या है, सामाजिक वातावरण के अंतर्गत सहृदयता के साथ उस कार्य की क्रिया को संपन्न किया जाता है। जिस समस्या को लेकर बैठते हैं, जिस प्रोजेक्ट को लेकर अपन काम करने वाले हैं, अपने जो जिस भी क्षेत्र का अपन ने जैसे चयन किया है, जैसे प्रोजेक्ट होते हैं सृजनात्मक कार्य के होते हैं, फिर अपने सामने समस्या मूलक होते हैं। जैसे अपने सामने समस्या मूलक कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे मैं मान लो आज अपने सामने महामारी की एक प्रोजेक्ट ले लिया आपने, ये कोरोना की महामारी की, तो अपन इसमें जाके तो उन बीच में क्या समस्याएं आ रही है वो तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन अपन सरकारी आंकड़ों के आधार पर अपन उस प्रोजेक्ट पे कार्य करें तो इससे अपन को पता पड़ सकेगा कि किस टाइप से अपन इस चीज़ का हल यहाँ पे बैठे बैठे कर सके, अपने जिस समूह में बैठे हैं वहाँ पे कर सकें, कि ऐसी कौन सी अपन क्रियान्विति करें जिससे क्या होगा कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने जो ये महामारी है उसका कंट्रोल हो सके, उस पर कंट्रोल पाबंदी लगा सके। तो ये सब इस प्रोजेक्ट मेथड के ही बदौलत ही कर पा रहे हैं। आज ये सरकार ऑनलाइन जो बैठकें ले रही है उसके बाद उनके प्रोजेक्ट पे कार्य देते होंगे, जैसे प्रोजेक्ट पे ये वैक्सीन बनाने के कार्य देते होंगे, ये सब किस तरह से क्रियान्विति होगी ये सब उस प्रोजेक्टों के माध्यम से ही हो रहा है। एक स्थिति ये है, तो आप इसे इस टाइप से समझें। स्टीवेंसन ने जो बताया है, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, मैंने कहा कि आपको ये जो समाधान होगा वो प्राकृतिक यानी वातावरण के
में रहते हुए ही किया जाएगा। अपने यानी हाइपोथेटिकली किसी कल्पना के आधार पर नहीं करेंगे, उसे एक क्रियान्विति देते हुए कार्य करते हैं। इसमें यानी तो इसमें हाइपोथेटिकली नहीं आएगा कुछ भी, यानी कि कोई कल्पना ही नहीं होगी इसमें। मुख्य धरातल से जुड़कर काम करना होगा इसमें। बेलार्ड के अनुसार बात करते हैं तो प्रोजेक्ट एक यथार्थ जीवन का एक भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ें अधिकतर विद्यालय में ही की जाती है, क्योंकि प्रोजेक्ट का से यानी बालकों में बहुत सारी गुणों की विकास होती है, जैसे सृजनात्मक विकास होता है, उनमें क्रियात्मक विकास होता है, बालक क्या है क्रियाशील रहता है। इस टाइप से यह विद्यालय में प्रयोग होने वाली ये विधि है और ये यथार्थ जीवन का ही भाग माना जाता है, ऐसा ये बताते हैं। तो इन तीनों परिभाषाओं में अपन को याद करने के लिए कुछ मुख्य पॉइंट आपको बता देता हूँ कि अपन इससे याद कर लेंगे। जैसे एक तो ये उद्देश्यपूर्ण क्रिया, इससे याद कर ले सकते हैं आप, जिसमें ये बताया तो उसमें ये आ गया। सेकंड में स्टीवेंसन में आप प्रोजेक्ट कौन सी विधि है जो समस्या मूलक है यानी कि कार्य है, तो ये इससे आप याद कर सकते हो। फिर बेलार्ड के अनुसार यथार्थ जीवन का एक भाग है, इससे आप इस परिभाषा को याद कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपन आगे बढ़ते हैं। पार्कर के अनुसार प्रोजेक्ट कार्य एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्यों की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाते हैं। जिसमें क्या होगा कि प्रोजेक्ट में क्या होगा, एक समूह दे देंगे, समूह समूह होगा, उसमें क्या होगा छात्रों को वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसमें उत्तरदायी बनाएंगे अपन कि ये योजना आप करेंगे, यानी कि उसमें बाध्यता नहीं रहेगी, लेकिन समूह का चयन करेंगे वहाँ पे। तो उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट होगा जो अपन विद्यालयों में देखते ही हैं कि कोई विज्ञान से संबंधी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तब किसी विशेष व्यक्ति द्वारा भी बनाया सकता है, एकल प्रतियोगिता भी होती है और समूह वाली भी होती है। तो उसमें समूह की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जिसमें योजना और संपन्नता की उत्तरदायी बनाते हैं छात्रों को। ठीक है, अब अपन महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। एनसीएफ 2005 में विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य संचालन करने पर बल दिया है। जो एनसीएफ अपना करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, उसमें भी इस प्रोजेक्ट कार्य के संचालन के लिए ज़्यादा बल दिया है। तो ये फैक्ट्स भी इम्पोर्टेंट है कि किस कार्यक्रम के तहत यानी कि प्रोजेक्ट कार्य के संचालन पर ज़्यादा बल दिया है, तो एनसीएफ 2005 एक ऑप्शन के रूप में आ सकता है। फिर प्रोजेक्ट विधि माध्यमिक स्तर के लिए ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि छोटे बालकों में यह कौशलता नहीं रहती है, सृजनात्मकता नहीं रहती है कि वह किस टाइप से बनाएं, फिर उनमें समझ नहीं रहती है। फिर सामने अगर वर्किंग मॉडल है, प्रोजेक्ट है, तो उसे सामने वाले को समझाना भी पड़ेगा, तो वह वाक्पटुता उतनी नहीं रहेगी जितना कि बड़े बालकों में रहेगा, जैसे माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर के बालकों में होता है। तो ये माध्यमिक स्तर के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि है। प्रोजेक्ट विधि लर्निंग बाय डूइंग से आधार पर होती है। इसमें क्या होगी कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो लर्न यानी करके सीखने पर आधारित रहते हैं। ठीक है, तो इस विधि में क्या होगा कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे वो क्रियान्विति के आधार पर रहते हैं, क्रियाशीलता के आधार पर होते हैं, कुछ वर्किंग होते हैं और कुछ क्या है कि समझाने के आधार पर रहते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ ये जो प्रोजेक्ट होते हैं वो, जैसे कि अपन ने आगे ही बात की कि समस्या को पहचानने के लिए अपन को क्या धरातल पे जाकर उस चीज़ का मुख्य रूप से ध्यान किया जा सकता है। जैसे लेकिन इस टाइप की यानी कि वायरस वाली जैसी बीमारी अभी चल रही है वहाँ, उसमें धरातल पे नहीं जा सकते। लेकिन ऐसे सामान्य प्रोजेक्ट जैसे जनगणना करनी होगी अपन को, जनसंख्या की गणना करनी होगी, फिर भ्रष्टाचार, ये फिर अपने सामने बहुत सारे टॉपिक्स है जिस पे अपन धरातल पे यानी किसी की रिकॉर्ड्स को लेकर या अपन किसी के वहाँ पे जाकर किसी को व्यक्तिगत वार्ता के रूप में अपन उस चीज़ का आंकड़े ले सकते हैं। किसी समिति में जाकर अपन बहुत सारी ऐसी धरातल यानी कि उस पृष्ठभूमि में जाकर अपन इस टाइप से क्या करेंगे, इस आंकड़ों को संग्रहित करके अपन क्या लर्निंग और डूइंग के साथ में अपन इस चीज़ को करते हैं। तो ये इस टाइप से प्रोजेक्ट विधि का संपादन समय सीमा निश्चित नहीं है। देखिए इस टाइप में मैंने बताया कि अपन किसी समस्या का यानी प्रोजेक्ट का समाधान ढूंढना है या फिर प्रोजेक्ट कर रहे हो आप, तो उसमें किसी निश्चित टाइम नहीं रहता कि आप इस टाइम में बाध्य हो आप इसके लिए करने के लिए, क्योंकि उस टाइम में उतना हो पाए ज़रूरी नहीं है। तो इस टाइप से ये निश्चित समय की बात नहीं होगी इसमें। प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत शिक्षक सुविधा प्रदाता होता है और सरल करता होता है, सुगम करता होता है। क्योंकि इसमें एक बार क्या है, शिक्षक उन छात्रों को सेलेक्ट कर लेता है और बाकी उसमें जो अगर कुछ समस्या आती है तो वो शिक्षकों से पूछ सकते हैं। बाकी तो वह स्वयं ही स्वतंत्र रहते हैं और अपने कार्यों में खुद ही यानी स्वतंत्र रहते हैं किसी भी निर्णय योजना लेने में, बनाने में। तो इस टाइप से अपन बता सकते हैं कि शिक्षक केवल सुविधा प्रदाता होगा कि आप वो यानी अपन को आइडिया दे सकते हैं
कुछ करने में, यानी कि आप ऐसे प्रोजेक्ट ले लो या फिर आप ऐसे प्रोजेक्ट ले लो, ये उनके एक सुगमकर्ता के रूप में वो बता सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रायोजना विधि के निम्न सिद्धांत पर आधारित रहती है। तो पहला है अपने सामने क्रियाशीलता का सिद्धांत, है ना? क्रियाशीलता के सिद्धांत पे आता है। तो यानी कि प्रत्येक बालक यहाँ पे क्या होगा, क्रियाशील होगा। क्रियाशीलता इसमें क्या होगा कि बालक भी क्रियाशील होगा और शिक्षक भी क्रियाशील होगा, जिससे क्या होगा कि उससे स्थायी और उपयोगी ज्ञान प्राप्त होगा उसके जीवन के लिए। जितना यानी कि ये देखो, प्रोजेक्ट मेथड ऐसा है जहाँ पे अपन को क्रियाशील तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अपन यहाँ रूम में बैठ के उस कार्य को इतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे अगर ऐसी समस्या नहीं होंगी तो वहाँ पे धरातल से और ये पृष्ठभूमि में जाकर अपन क्या कर सकते, उस चीज़ का अच्छे से नॉलेज नॉलेज गेन करके, या फिर जैसे अपन मान लें आज अपन को जनसंख्या की गणना करनी है, तो क्या करेंगे अब जितने भी ये राज्य सरकारें और ये रहती है, वो क्या करते हैं, शिक्षकों को आदेश दे देती है, तो वो घर घर जाकर एक फॉर्म को भरवाते हैं और ये कार्य करते हैं। तो इस टाइप से पूरे क्रियाशील रहता है सिस्टम, तब जाके ये कार्य होता है। तो उसी टाइप से कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो उसमें भी अपने छात्र की क्रियाशीलता महत्वपूर्ण ही होगी ना। तो यह एक सिद्धांत इस टाइप से है, इसमें रिलेट है। तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वास्तविकता या यथार्थता की बात करते हैं। इसमें क्या होगा कि कोई भी कार्य कराया जाता है तो उसमें वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उसे जोड़ा जाता है, जिससे कि वह अपने निजी जीवन और अपने भावी जीवन में भी इस टाइप की यथार्थता से वो वाकिफ हो जाए। जैसे कोई जनसंख्या की वृद्धि है, ये है, तो उसे क्या यथार्थ जीवन से ही जुड़ा हुआ बात है ना? तो ये इस टाइप से जुड़ गया इस पॉइंट पे। सामाजिकता और सहकारिता, देखिए इसमें क्या है, प्रोजेक्ट एक विशेष आदमी द्वारा तो किया होता है, लेकिन अपने यहाँ पे समूह जो प्रोजेक्ट हुआ उसकी बात कर रहे हैं तो देखिए उसमें क्या है कि सामाजिकता की भाव में विकास होगा उसमें। क्या कहते हैं कि एक दूसरे के आदर, ये सब जितने भी अ, अच्छे गुण हैं, आदर सम्मान, एक दूसरे के प्रति आदर, फिर ऐसी एक दूसरे के प्रति क्या कहते हैं, कर्तव्य परायणता। जैसे किसी बालक ने प्रोजेक्ट का मेन पार्ट ले लिया तो कोई और ले लेगा, फिर उस समूह उस प्रोजेक्ट से जुड़े जितने भी बालक हैं वो अपनी अपनी रुचि और ये क्षमताओं के अनुसार वो कार्य करेंगे। ठीक है। स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता में बात करें तो कोई भी यानी कि शिक्षक उन बालकों पर कभी बल नहीं यानी दबाव नहीं डालेगा कि आपको ये करना ही करना है। वो अपने निजी स्वतंत्रता के लिए यानी उसकी निजी स्वतंत्रता होगी, उसे कोई बाहरी दबाव नहीं डालेगा, ना तो शिक्षक डालेंगे ना ही उनके सहयोगी डालेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कोई भी बालक है वह अपने आप में एक अनोखा है, एक अलग अपनी पर्सनैलिटी होती है, तो उसमें क्या है कि अपनी इच्छा के अनुसार वह व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर उत्पन्न हुआ है, अपनी योग्यता एक क्षमता अलग होती है। तो क्या है, वो अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य को पसंद करेगा, जो उसे पसंद है वो कार्य कर लेगा। इस टाइप से ये अपने पास में आ जाएगा पूरा सिस्टम अपने इस प्रोजेक्ट और विधि का। देखिए अब बात करते हैं थॉमस एम रिस्क के अनुसार, उनकी जो पुस्तक थी उसमें प्रायोजना के कितने प्रकार ये बताए थे। फिर किलपैट्रिक के अनुसार जो प्रायोजना के प्रकार बताए थे वो मैं आपको एक वो बता देता हूँ, क्योंकि यह एक तो ये सिद्धांतों से क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरी बात ये यहाँ से आ रहे हैं कि देखिए किलपैट्रिक के अनुसार तो आपको सभी किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन ये थॉमस एम रिस्क का ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इस टाइप से आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आपके बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको इस रीट एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम, यूपी टेट के एग्ज़ाम जो भी आप दे रहे हैं। तो यूपी टेट आ गया, एस्टेट आ गया, पी टेट आ गया आपके, तो बहुत सारी एग्ज़ामों में ये नोट्स काम आएंगे और ये पूरा कंटेंट आपके बहुत काम आएगा। तो आप इसे तन्मयता के साथ पढ़ें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है इसके साथ ही। अब देखिए थॉमस एम रिस्क के अनुसार जो प्रायोजना बताई गई है वो 3 टाइप की बताई है। उत्पादनात्मक जो प्रायोजना होती है, सीखने से संबंधित प्रायोजना होती है, समस्यामूलक प्रायोजना। उत्पादन में कोई भी चीज़ को अपन उत्पादन करनी है तो ये कंपनियों में जितने भी उत्पादन प्रायोजना प्रोजेक्ट बनाते हैं, छोटे स्केल पे बना देते हैं, बाद में बड़े स्केल पे उसका उत्पादन करते हैं। फिर सीखने की कोई भी चीज़ अपन को आती नहीं है तो उसे सीखने के लिए जो अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं वो इससे संबंधित आ जाएंगे। फिर समस्या से संबंधित जो भी कोई भी समस्या आई अपने सामने इस कंपनी में है या फिर भावी जीवन में है, कोई अपने राष्ट्र के सामने जो समस्या आई, जैसे ये कोरोना वाली आई है अपने साथ, तो उससे संबंधित जो प्रोजेक्ट अपनाए जाते हैं, ये वैक्सीनेशन का प्रोजेक्ट अपनाया है, फिर इससे जो डॉक्टरों की प्रोजेक्ट अपनाते हैं, जैसे कि ये टाइप से अपन दवाएं करेंगे तो ये ज़्यादा रिकवरी कर रही है, तो ये प्रोजेक्ट अपना के कार्य करते हैं पूरे।
किलपैट्रिक के अनुसार क्या होगा कि अपनी पुस्तक जो फाउंडेशन ऑफ मेथड है उसमें 4 प्रकार की क्या बताई योजना प्रयोजना बताई, जिसमें सृजनात्मक प्रयोजना में ये चीज़ आती है, अभ्यास में आए ये आती है, समस्या में ये आती है, तो देखिए, और रसाद स्वादन में ये आती है। तो देखिए मैं सृजनात्मकता की बात करता हूँ। सृजन में क्या होगा कि कोई चीज़ अपन जैसे कोई मॉडल बना रहे हैं, प्रोजेक्ट का मॉडल बना रहे हैं, तो उसमें क्या अपनी सृजनात्मकता को अपन उसमें डाल रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ को और अच्छे बनाने के लिए अपनी सृजनात्मकता उपयोग कर रहे हैं। जो सृजन ही यानी आप बना रहे हो इस चीज़ को, यानी वही सृजन है एक तरह से। चार्ट बना रहे हो आप, मकान बना रहे हो, उसमें क्या सृजन ही है। एक इंजीनियर क्या अपनी सृजनात्मकता को डालता है इस मकान के बनाने में, उस नक्शे को बनाने में कंप्लीट। फिर आप आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट में। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो अभ्यास योजना, अभ्यास में क्या है, जैसे आप लेखन कार्य करते हो, जितना आप अभ्यास करोगे, जितनी उस प्रोजेक्ट में आप लेखन की प्रयोजना को बात कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट में क्या होगा, उस प्रयोजना में क्या होगा कि आप लेखन कार्यों की मानचित्र पढ़ने में और गणित पढ़ने में ये क्या है, अभ्यास मांगते हैं अधिकतर, तो उसके लिए अभ्यास प्रयोजना बनानी पड़ेगी। फिर समस्या मूलक योजना की बात करते हैं, तो आज की महंगाई देख लो, महामारी देख लो, तो जनगणना, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब में क्या है कि अपन को समस्या मूलक प्रायोजना बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने महामारी की बात तो कर ली है, वैसे ही जनगणना की भी बात करी है। ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें अपन प्रोजेक्ट अपनाएंगे, जैसे जो CFC है, कार्बन, ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर सल्फर है, ये गैसों को कम कैसे किया जाए, तो ये प्रोजेक्ट के माध्यम से एक बार कार्य करना पड़ेगा, फिर वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपन को। तो ये अपन इस टाइप से समस्या मूलक प्रायोजना में बात करेंगे। फिर रससर्जन प्रायोजना में बात करते हैं, तो इसमें क्या कविता आदि जो बनाते हुए, जो कविता कहानी आदि बनाने में जो यानी कि प्रयोजना होगी, वो क्या होगा, वो यही रसास्वादन प्रयोजना। अब रसास्वादन प्रयोजना में क्या होगा कि अपन को आनंदात्मक प्रयोजन भी बोलते हैं इसी को ही। तो इसे आप नोट कर ले कि रसास्वादन प्रयोजन को आप आनंदात्मक प्रयोजना भी बोलते हैं, क्योंकि इससे कविता और कहानी पढ़ते हो तो आप क्या आनंद महसूस करते हैं, गौरवान्वित होते हैं। तो उसके साथ में जो कविता आदि बनाने में रस की आवश्यकता होती है, जैसे रसखान थे, फिर कबीरदास जी थे, ये रस से युक्त कवि थे, तो उससे बनाने के लिए प्रयोजन, उस टाइप के प्रयोजन अपनाने पड़ेंगे, प्रयोजन अपनानी पड़े। देखिए अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक तथ्य आता है गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने बेसिक शिक्षा उनकी मॉडल थी, उसमें प्रयोजनवादी जो विधि थी पूरी, उस पर शिक्षण कराने पर बल दिया था। यानी कि जो शिक्षण कार्य होता है उसमें प्रायोजना विधि से ज़्यादा शिक्षण कराया जाए, ऐसा गांधी जी बताते थे। क्योंकि प्रायोजना जितना, यानी बालकों को जितना भी आप उस चीज़ से जोड़ के बात बताओगे तो वो अच्छे से गेन कर पाएगा, यही गांधी जी का कहना था। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन इस प्रायोजना की विधि की एक भाग को कंप्लीट करते हैं। अगला भाग मैं जैसे ही अगले यानी एपिसोड में डाल दूंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगे, और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, और यही हमारे लिए एक मोटिवेशन है। धन्यवाद।